हेलो एवरीवन। आज हम एक नया टॉपिक लेने वाले हैं इंडस्ट्रियल लॉ में नव युवकों की नियुक्ति, एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग। जिस समय टर्मिनोलॉजी आपको क्लियर की थी उस समय यंग की डेफिनेशन भी बताई थी, मेरे हिसाब से शायद आपको याद होगा, लेकिन एक बार फिर से हम रिपीट करेंगे। नव युवक वह है जिसने अपनी उम्र के 18 वर्ष पूरे नहीं किए हैं या जो या तो बालक है या किशोर है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, या तो वो चाइल्ड है या वो एडोलेसेंट है, उसे हम यंग कहते हैं। यंग पर्सन इज दैट अ पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड हिज 18 ईयर्स ऑफ एज, क्योंकि 18 ईयर्स जो कंप्लीट कर लेता है वो एडल्ट माना जाता है। तो यंग की डेफिनेशन में वो पर्सन आएगा जिसने अपनी एज की 18 ईयर्स कंप्लीट नहीं किए हैं। तो इसमें या तो वो चाइल्ड हो सकता है या वो एडोलेसेंट हो सकता है, आइदर अ चाइल्ड और अ एडोलेसेंट। अब इनकी एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग कौन कौन से प्रोविजंस फैक्ट्री एक्ट में दिए गए हैं, हम उसके बारे में आज बात करेंगे। नव युवकों की नियुक्ति के जो प्रावधान है, प्रोविजंस रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन्स, इसमें सबसे पहले हम सेक्शन 67 लेंगे, जिसमें ये कहा है युवा बालकों की नियुक्ति पर निषेध, प्रोहिबिशन ऑन एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग चिल्ड्रन, यानी जिसने अपनी उम्र के 14 ईयर्स कंप्लीट नहीं किए हैं उन्हें काम पर नहीं रखा जाएगा। यानी जिसकी उम्र 14 वर्ष से कम है उसे कारखाने में कार्य पर नहीं लगाया जाएगा, न ही उसे किसी तरह का काम करने दिया जाएगा। ये क्लियर है कि 14 वर्ष से कम का जो व्यक्ति है, जो बच्चा है, उसे काम पर नहीं रखा जा सकता है। पॉइंट नंबर 2 अंडर सेक्शन 68 यानी धारा 68 के अकॉर्डिंग नॉन अडल्ट वर्कर्स टू कैरी टोकन, यानी अवयस्क श्रमिक द्वारा टोकन रखना। जो माइनर है, जो नॉन अडल्ट है, उसके पास टोकन होना जरूरी है। अब सवाल ये उठता है इस टोकन में क्या है, इस टोकन के साथ और क्या रखना होगा। तो इसके बारे में सेक्शन 68 हमें ये एक्सप्लेन करती है कि उसके पास अकॉर्डिंग टू सेक्शन 69 जो हम आगे पढ़ेंगे उसके अनुसार फिटनेस का सर्टिफिकेट होना चाहिए और उसके पास टोकन भी हो जिस पर उस फिटनेस के सर्टिफिकेट के बारे में भी लिखा हुआ होना जरूरी है। यानी जो टोकन होगा उस पर उसके फिटनेस सर्टिफिकेट के बारे में भी लिखा हुआ होना जरूरी है, तभी उसे काम पर रखा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 हमें स्वास्थ्य प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस के बारे में बताता है, जिसके बारे में अभी हमने पीछे वाले सेकंड नंबर पॉइंट में टोकन के साथ एक चीज मैंने आपको बताई थी कि टोकन के साथ में जो उसका फिटनेस सर्टिफिकेट है उसके बारे में भी लिखा हुआ होना जरूरी है। तो सेक्शन 69 हमें इस हेल्थ सर्टिफिकेट के बारे में कुछ बातों पर ध्यान देने की तरफ इशारा करती है। तो उसके बारे में ये कहा है कि जो स्वास्थ्य प्रमाण पत्र होगा, जो फिटनेस का सर्टिफिकेट होगा, वह सेक्शन 69 के अकॉर्डिंग होगा। यानी सेक्शन 69 में सर्टिफिकेट को लेकर के कुछ चीज़ों के बारे में बताया गया है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई गई है जो हमें ध्यान रखने की होती हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें ये कहा प्रमाणित करने वाले सर्जन द्वारा जांच, यानी मेडिकल एग्जामिनेशन बाय सर्जन। जो यंग है उसके मदर या फादर या उसका गार्जियन किसी भी मेडिकल ऑफिसर को जांच करने के लिए अप्लाई कर सकता है। जब वो अप्लाई करेगा तो उसके साथ में कारखाना के मैनेजर ने, ऑक्यूपायर ने उनको जो फॉर्मेट दिया है उस फॉर्मेट को भी वो फिल करवाएंगे। जब इनको मेडिकल सर्टिफिकेट दिया जाएगा तो जो सर्जन इन्हें वो सर्टिफिकेट इशू करेगा वो उनका होल चेकअप करेगा, चेकअप करने के बाद ही सर्टिफिकेट इशू होगा। नेक्स्ट है संतुष्ट होने के बाद प्रमाण पत्र, यानी जो मेडिकल जांच की जाएगी, यंग पर्सन का जो मेडिकल मुआयना या मेडिकल चेकअप या मेडिकल एग्जामिनेशन वो सर्जन करेगा, वह सेटिस्फाई होने के बाद में ही ऐसा सर्टिफिकेट दे सकता है। और वह सेटिस्फैक्शन के लिए कुछ चीज़ों को देखता है, जैसे उसने 14 ईयर्स कंप्लीट किए हैं या
नहीं किए हैं, क्या उसका फिजिकली डेवलपमेंट या फिजिकली ग्रोथ प्रॉपरली हुई है या नहीं हुई है, और जिस काम के लिए वह उसे हेल्थ फिटनेस का सर्टिफिकेट दे रहा है क्या वह उस काम को करने की स्थिति में है या नहीं है। ये सारी चीज़ें के देखने के बाद में ही वह उसे सर्टिफिकेट इश्यू करेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कार्यस्थल तथा निर्माण प्रक्रिया की पूरी जानकारी, नॉलेज अबाउट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड प्लेस ऑफ वर्क, यानी जो सर्जन इस तरह का सर्टिफिकेट इशू करेगा उसे उस जगह की जानकारी हो जहां वो वर्कर काम पर लगाया जाएगा, और उसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में भी उसे पता होना चाहिए कि किस तरीके का प्रोसेस है, क्या वो प्रोसेस वो बच्चा या किशोर यानी एडोलेसेंट करने की स्थिति में है या नहीं है। जब तक उसे उस प्रोसेस के बारे में पता नहीं होगा वो फिटनेस सर्टिफिकेट इशू नहीं कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हमें किसी चीज़ के बारे में पता नहीं है, हमने उस प्रोसेस को नहीं देखा, हमने किसी जगह को नहीं देखा, तब तक हम ये नहीं कह सकते हैं कि कोई पर्सन वहाँ जाके किसी काम को कर सकेगा या नहीं कर सकेगा। नेक्स्ट पॉइंट कहता है प्रमाण पत्र की अवधि, ड्यूरेशन। जो सर्टिफिकेट दिया जाएगा उसकी ड्यूरेशन कितनी होगी, यानी उसकी वैलिडिटी कितनी होगी। तो वैलिडिटी 12 मंथ्स के लिए होती है, 12 मंथ्स के बाद में उसका नवीनीकरण करवाना पड़ता है, यानी उसे रिन्यू करवाने की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है शर्तों का उल्लेख, यानी फिटनेस सर्टिफिकेट विद कंडीशंस। मतलब ये कि प्रमाणित करने वाला जो सर्जन है, जो मेडिकल ऑफिसर है, वह उस सर्टिफिकेट में नवयुवक द्वारा किए जाने वाले कार्य की प्रकृति के संबंध में, यानी जो नेचर है काम का उसके संबंध में, और 12 महीने के समाप्त होने से पहले ही स्वास्थ्य की पुनः जांच करवाने के संबंध में भी शर्त लगा सकता है। मतलब काम के नेचर को लेकर के भी वो कह सकता है कि उससे उस काम का ये पार्ट कराया जा सकता है और ये नहीं कराया जा सकता है, और वो ये भी कह सकता है कि साल भर के बाद में या उसके पहले कभी भी उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जा सकता है। इस कंडीशन के साथ में वह सर्टिफिकेट इशू कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है प्रमाण पत्र निरस्त करना, कैंसिलेशन ऑफ फिटनेस सर्टिफिकेट। यदि कोई चाइल्ड और एडोलेसेंट जिसे प्रमाण पत्र इशू किया गया है वह कार्य करने के योग्य नहीं है, यानी वह एलिजिबल नहीं है, अब काम करने की स्थिति में नहीं है, तो वह उसे कैंसिल भी कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कारण प्रकट करना, डिस्क्लोजर ऑफ कॉजेस, यानी यदि कोई वर्कर काम करने के अयोग्य हो जाता है, वह एलिजिबल नहीं रहता, डिस्क्वालीफाई हो जाता है, या सर्जन खुद किसी भी फिटनेस सर्टिफिकेट को रिन्यू करने से मना कर देता है, तो उसे कारण बताना पड़ेगा। और इसके अलावा यदि वह किसी का सर्टिफिकेट बनाने से भी इनकार कर देता है, तो जो एप्लीकेंट है वह उससे रिटर्न में ये पूछ सकता है कि आप मुझे कारण बताएं कि आप मेरा सर्टिफिकेट क्यों इशू नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में उसकी ड्यूटी बनती है कि ही और सी मस्ट बी डिस्क्लोज द कॉजेस, उसे वो कॉजेस डिस्क्लोज करने पड़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है शर्तों का पालन। जिन कंडीशंस के साथ में फिटनेस सर्टिफिकेट इशू हुआ है, यदि उन कंडीशंस को फॉलो नहीं किया जाता है, चाहे वो ऑक्यूपायर है चाहे वो चाइल्ड और एडोलेसेंट है, तो ऐसी सिचुएशन में उसे काम पर लगाना इम्पॉसिबल हो जाएगा और उसके सर्टिफिकेट को रिजेक्ट भी किया जा सकता है। मतलब जो कंडीशन कही गई है वो कंडीशन हमें फॉलो करनी होगी। लास्ट पॉइंट इससे कंसर्निंग फीस का भुगतान, पेमेंट ऑफ फी। तो फीस का जो भुगतान किया जाएगा, जो मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, अप्लाई तो करेंगे उसके गार्जियन या उसके पेरेंट्स, लेकिन जो फीस का पेमेंट होगा वो पेमेंट फैक्ट्री ऑक्यूपायर, कारखाने का अधिष्ठाता या मैनेजर ही करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, मेन पॉइंट नंबर 4, किशोर को स्वास्थ्य प्रमाण पत्र देने का प्रभाव। किशोर, एडोलेसेंट, इफेक्ट्स ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस टू एडोलेसेंट अंडर सेक्शन 70, यानी धारा 70। सेक्शन 70 सेज कि यदि किसी किशोर को, यदि एडोलेसेंट को फिटनेस का सर्टिफिकेट इश्यू कर दिया जाता है, तो उसे वयस्क की तरह माना जाता है कि वह एडल्ट हो गया है और उसे काम पर रखा जा सकता है। और उसका जो वर्किंग पीरियड होगा वह सुबह 6 बजे से
शाम 7 बजे तक रखा जा सकता है, यानी उसे मॉर्निंग 6 o'clock टू इवनिंग में 7 o'clock तक काम पर लगाया जा सकता है। और यदि उसे वयस्क की तरह काम करने का प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता है तो उसे बालक ही माना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट कहता है बालकों के लिए कार्य के घंटे, वर्किंग आवर्स फॉर चिल्ड्रन, सेक्शन 71। तो सेक्शन 71 हमें ये कहता है कि किसी बालक से यानी किसी चाइल्ड से 4.5 घंटे 4.5 आवर से ज़्यादा काम नहीं लिया जा सकता है। उसे रात में काम पर नहीं लगाया जा सकता है। रात का मतलब होता है रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक का जो टाइम है वहां पर किसी बालक को काम पर नहीं लगाया जा सकता है। यदि कारखाने में 2 शिफ्ट चलती है तो हर शिफ्ट सिर्फ 5 घंटे की होगी और बालक को सिर्फ एक ही शिफ्ट में काम करने के लिए अलाउ किया जाएगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसको भी छुट्टी मिलेगी और छुट्टी के जो प्रोविजंस रहेंगे वो सेक्शन 52 जो हमने पीछे पढ़े हैं उसके मुताबिक रहेंगे। दोहरा रोजगार वो नहीं करेगा, डबल एम्प्लॉयमेंट वो नहीं कर पाएगा। एक टाइम में वह एक कारखाने में काम करके चला गया, फिर उसी दिन दूसरे कारखाने में काम करने के लिए नहीं जाएगा, न ही उसे काम दिया जा सकता है। इसी तरह से यदि महिला बच्चे को यानी जो चाइल्ड है, यदि वो फीमेल चाइल्ड है तो उसे सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे के बीच अतिरिक्त कार्य नहीं करवाया जाएगा, उससे ओवर टाइम काम नहीं करवाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है बालकों के लिए कार्य अवधियों की सूचना, नोटिस ऑफ पीरियड ऑफ वर्क। जिस तरह से एडल्ट के नोटिस ऑफ पीरियड ऑफ वर्क निकाले जाते हैं, ठीक उसी तरह से अंडर सेक्शन 72 बालकों की कार्य अवधियों की सूचना भी नोटिस बोर्ड पे डिस्प्ले होनी जरूरी है। और इसमें भी ठीक वही प्रोविजंस अप्लाई होंगे जो सेक्शन 61 में एडल्ट की नोटिस को लेकर के रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है बाल श्रमिकों का रजिस्टर ऑफ चाइल्ड वर्कर अंडर सेक्शन 73। तो सेक्शन 73 सेज कि किसी भी बाल श्रमिक को तब तक कार्य पर नहीं रखा जा सकता जब तक कि उसका नाम बाल श्रमिक रजिस्टर में नहीं लिख दिया जाता है। यानी इनके लिए भी एक रजिस्टर मेंटेन होता है, उस रजिस्टर में इनका नाम लिखा जाता है, इनकी पूरी डिटेल आती है, ये किस तरह का काम करेंगे, किस शिफ्ट में काम करेंगे, सारा ब्यौरा या सारा जो पर्टिकुलर्स होता है वो इसी में होता है और इसके बाद ही इन्हें काम पर रखा जाता है। यदि किसी का नाम इस रजिस्टर में नहीं है तो उसको काम पर नहीं रखा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है सूचना व रजिस्टर के अनुरूप कार्य के घंटे अंडर सेक्शन 74। सेक्शन 74 सेज या एक्सप्लेन्स कि श्रमिक से कार्य प्रदर्शित सूचना एवं रजिस्टर में लिखी गई प्रविष्टि के अनुसार ही कराया जाएगा। यानी रजिस्टर में जो काम लिखा है उसी के मुताबिक वो काम करेगा, उससे अलग काम नहीं कराया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट डॉक्टरी जांच का आदेश देने का अधिकार सेक्शन 75। जब किसी को हेल्थ सर्टिफिकेट के मुताबिक काम पर लगा दिया जाता है और कभी ये लगता है कि अब वह काम उतनी ही कार्यक्षमता के साथ नहीं कर पा रहा है तो उसके मेडिकल एग्जामिनेशन के ऑर्डर दे दिए जाते हैं। इसके साथ ही यदि किसी के पास स्वास्थ्य प्रमाण पत्र नहीं है और कोई कारखाने में काम करना चाहता है तो उस केस में उसे स्वास्थ्य प्रमाण पत्र लाने के लिए या इशू कराने के लिए कहा जाता है। जब तक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र फिटनेस सर्टिफिकेट इशू नहीं किया जाता है या रिन्यू नहीं हो जाता है तब तक उसे काम पर नहीं रखा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट नियम बनाने का अधिकार अंडर सेक्शन 76। पावर टू मेक रूल्स, जैसा कि सभी फैक्ट्री एक्ट में जितने भी प्रोविजंस है सबके बारे में यही कहा जाता है कि जो प्रोविजंस बने हुए हैं यदि एडिशनल और बनाने हैं तो ये पावर भी राज्य सरकार को ही है और यदि उसमें कोई अमेंडमेंट करना है तो ये पावर भी राज्य सरकार को ही है। तो तकरीबन 10 प्रोविजंस थे जिसके बारे में आज हमने पढ़ा। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अक्सर पूछा जा सकता है और इतना हार्ड भी नहीं है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास जो इंडस्ट्रियल लॉ की होने वाली है उसमें हम एनुअल लीव विद वेजेस के बारे में बात करेंगे कि श्रमिकों को मजदूरी सहित वार्षिक छुट्टियां कितनी मिलती है। उन छुट्टियों को लेकर के हम अपनी नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।